हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए फोर्थ यूनिट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। आपको बता दूं कि बीए सेकंड ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज ए बीएससी कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि ऑलरेडी 3 यूनिट यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप ई टीचर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं इसके कंटेंट्स की ओर। फ्रेंड्स, इस पूरे यूनिट के कंटेंट इस प्रकार से हैं, और जो थीम है इस पूरे यूनिट की वो है कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार से अपनी पार्टिसिपेशन निभा रही है देश को प्रगति में लाने के लिए। तो पहला है सबसे पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो फॉर्म करती है। जब मेजोरिटी आती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। तो इनका क्या रोल रहता है देश की प्रगति में। दूसरा है लोकल बॉडीज। कई क्षेत्रीय या ग्राउंड लेवल पे बॉडीज बनती हैं, एसोसिएशंस बनती हैं। इनका बहुत बड़ा भाग रहता है देश को प्रगति में लाने के लिए। उसके बाद है एनजीओज। उसके बाद है फोर्थ लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उसके बाद है लास्ट ब्यूरोक्रेसी। तो ये इतने सारे ही इसके टॉपिक्स हैं। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बोलेंगे, जिनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे आगे वाले स्लाइड्स में। तो दोस्तों, इस यूनिट का पहला टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग में जाने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे, जैसे कि हम ऑलवेज करते हैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। तो इसके परिचय में क्या देखेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में हमने क्या अडॉप्ट किया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसको बोलते हैं लोकतांत्रिक सिस्टम। तो इस लोकतांत्रिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो अपने लोगों को, जो हमारे रिस्पेक्टिव एरिया के जो लोग होते हैं उनको इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे या प्रतिनिधि के तौर पे आगे भेजते हैं, ताकि वो लोग हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए काम करें। और इंडिया में ही जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट करते हैं या जिनको रिप्रेजेंटेटिव को चुन के आगे भेजते हैं, वो 3 जगह पे भेजते हैं। पहला है पार्लियामेंट। देखा आपने कि लोकसभा, राज्यसभा। जैसे लोकसभा में हम डायरेक्टली भेजते हैं इलेक्ट करके, और राज्यसभा में इनडायरेक्टली जाते हैं। पहले हम उनको चुनते हैं, फिर हमारे विधानसभा या विधान परिषद से वहां से आगे वो लोग जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से। तो इसी प्रकार से फर्स्ट लेवल से आ गया सेकंड लेवल, विधानसभा स्टेट के अंदर होगी। किसी में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं और किसी में सिर्फ एक ही होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं रूरल गवर्नमेंट की ओर से, चाहे रूरल हो या अर्बन हो, ग्राउंड लेवल या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं उनके इनको। रूरल गवर्नमेंट में जैसे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आ गया, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो कहने का अर्थ है कि 3 लेवल पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं। पहला पार्लियामेंट हो गया, दूसरा स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, विधानसभा या विधान परिषद हो गया। उसके बाद ग्राउंड लेवल पे या लोकल लेवल पे हो गया रूरल एरिया के लिए पंचायत राज, और अर्बन एरिया के लिए हो गया आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। अब आगे क्या बोलता है वो, तो दीज रिप्रेजेंटेटिव होम वी इलेक्ट बिलोंग्स टू द सम पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हम चुन के भेज रहे हैं चाहे तीनों लेवल पे, ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनका संबंध होता है। ठीक है। दे हैव देयर ओन डिफरेंट पॉलिटिकल और वर्किंग व्यू टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल और पब्लिक। दे प्ले टू रोल्स, टू टाइप्स ऑफ रोल्स, एज ए गवर्नमेंट, एज ए अपोजिशन पार्टी। तो इस पूरे फ्रेज में क्या बोलता है कि जो जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं उन्हें किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक करते हैं। और जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, उसका एक अपना वर्किंग व्यू होता है या उसका एक आइडिया होता है कि हमारा वर्किंग स्टाइल कैसा रहेगा, हमारा किस प्रकार से हमारा उद्देश्य रहेंगे, कि हमने देश में के अंदर क्या सुधार लाना है या क्या क्या कार्य करना है। तो इस प्रकार से बोलेंगे उनकी आइडियोलॉजी होती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 2 प्रकार के रोल फॉर्म करती है हमारे जैसे देश में, या किसी देश में जहाँ इलेक्शन या डेमोक्रेटिक सिस्टम या पार्टी सिस्टम है। पहला, जैसे हमारे देश में अगर कोई जब इलेक्शन होता है, जब वो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट्स ले जाती है, जब सीट ले जाती है तो मेजोरिटी ऑफ में आ जाती है, और मेजोरिटी आने के बाद वो सरकार फॉर्म करती है, गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन अगर दूसरे हैंड में जो पॉलिटिकल पार्टीज जो सभी इलेक्शन लड़ती है, लेकिन वो उस प्रकार की मेजोरिटी सीट नहीं पा पाती है जितनी उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए, तो वो क्या करती है, जो उसके बाद जो सेकंड लेवल पे आती है, जो सीटें लेने में मेजोरिटी गवर्नमेंट के बाद या मेजोरिटी पार्टी के बाद, तो वो काम करती है एज ए अपोजिशन पार्टी। तो गवर्नमेंट पार्टी 2 प्रकार की आगे काम करती है, एज ए गवर्नमेंट और एज ए अपोजिशन तौर पर। तो जो गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर्म कर लेती है, या जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेती है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और उसका एंडीवर, उसका ट्राई या उसकी कोशिश क्या करना, फुलफिल करना नीड्स किसकी, लोगों की। जो लोग देश के अंदर जिनको चुन के भेजा होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि व्हेन दे
रिमेन्स एज अपोजिशन। अब दूसरी पार्टी जो सेकंड नंबर पे आई होगी हमारे, जैसे अपने सिस्टम के अंदर मैं बताता हूँ कि दो प्रकार से एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी जो महत्वपूर्ण से काम करती है, एक जो सबसे ज़्यादा सीट ले जाती है वो सरकार बना जाती है, और जो उससे कम लेती है वो अपोजिशन में काम करती है। और तीनों लेवल पे जब वो अपोजिशन का काम करती है, चाहे वो पार्लियामेंट की बात करो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर की बात करो, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करो, रूरल और अर्बन दोनों में, इनका मेन काम होता है कि इन्होंने क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए, कि उनका काम किस प्रकार से देशवासियों के लिए हित में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम चलता है पॉलिटिकल पार्टीज में, या इसका वर्क बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में किसी भी देश में। तो अब हम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन दो मैंने यहाँ दी है जो मेन डेफिनेशन है। पहला कि आरजी गेटेल ने दी है। आरजी गेटेल क्या बोलता है? द पार्टी आल्सो एक्ट्स यूनिफाइंग एजेंसी एमिंग टू कंट्रोल एंड सिक्योर हार्मनी ऑफ एक्शन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट। कहने का अर्थ है कि पॉलिटिकल पार्टी एक यूनिफाइंग एकता लाने का प्रयास करती है। उसके उद्देश्य होती है कि एकता लाना है, और देश के अंदर या सिस्टम के अंदर एक कंट्रोल बनाए रखना है, एक शांति बनाए रखना है, और देश के अंदर जो विभिन्न विभाग विभाग होते हैं, डिवीजन होते हैं गवर्नमेंट के, उनके अंदर एकता के साथ कंट्रोल और हार्मनी बना के रखना है। तो कहने का अर्थ है एक सही डायरेक्शन में, एक सही कंट्रोल में, एक पीसफुल वे में जब देश के विभिन्न विभाग या डिवीजन को चलाया जाता है किसी सिस्टम के अंदर, किसी बहुत सारे लोगों के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको बोल सकते हैं कि वो पार्टी है। तो पार्टी को हम कई हद तक को रिलेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जब दो से अधिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं और किसी एक एम या एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपना एफर्ट लगाते हैं, और जहाँ पे कंट्रोल, डायरेक्शन, पावर, ये सारी चीजें हायरार्की जब बनती है तो तब वो ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है या बनती है, तो इसी को हम पार्टी भी बोल सकते हैं। तो ये कई हद तक इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी को रिलेट होती है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है? बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी इज अ बॉडी ऑफ मैन यूनाइटेड फॉर promoting by their joint endeavors the national interest upon some particular principle in which they are all agreed। देखो बिल्कुल सेम एडमंड बर्क ने भी डेफिनेशन दी कि एक पॉलिटिकल पार्टी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, यूनाइट होते हैं और प्रमोट करते हैं अपनी जॉइंट इंडिविजुअल्स का मतलब एक साथ उनका जो एफर्ट्स रहता है, जो उनका कोशिश रहता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है, कि नेशनल का या किसी देश का उद्देश्य है, या किसी देश का क्या करने के उद्देश्य है, या वेलफेयर हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हो सकता है। उस उद्देश्य को पाने के लिए कोई प्रिंसिपल बनाना, कोई सिद्धांत बनाना, और सभी लोग अपने एक मत के साथ उस चीज को पाने का प्रयास करते हैं। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज सर विभिन्न प्रकार की हैं, उसमें से कुछ मेन प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ लिखी। सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होती है कि किसी देश में सिर्फ एक ही पार्टी है, और उसको ही पूरा संवैधानिक रूप से या किसी भी प्रकार से किसी रूल रेगुलेशन से उसको ही अधिकार दिया है कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी आगे गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, वही काम कर सकती है। तो इस प्रकार के सिस्टम में या इस प्रकार के जगह में या किसी देश में अगर ऐसा सिस्टम चल रहा है तो उसको बोलते हैं सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। उसके बाद सर आ गया टू पार्टी सिस्टम। अगर किसी देश में सिर्फ दो पार्टियां हैं, अब दो ही पार्टियां वो इलेक्शन लड़ती है, और इलेक्शन के लड़ने के बाद जो पार्टी ज्यादा सीट ले जाती है वो मेजोरिटी में आ जाती है और गवर्नमेंट बना लेती है, और दूसरी पार्टी क्या हो जाती है, वो एज अपोजिशन काम करती है। जैसे कि यूएसए में ये सिस्टम चलता है, टू पार्टी सिस्टम। उसके बाद आ गया मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब किसी देश में जब एक से अधिक पार्टीज बना सकती है या वो इलेक्शन लड़ सकती है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं मल्टी पार्टिकल पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। जैसे कि भारत में ये सिस्टम चलता है। ऐसी स्थिति में जब कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी मेजोरिटी ऑफ सीट नहीं ले पाती है, जितनी सीटें सरकार बनाने के लिए जब नहीं ले पाती है, तो कोलिशन गवर्नमेंट भी होती है। तो ये सारे तीन प्रकार के मैं पार्टी सिस्टम बताया हूँ, और इनके कुछ अपने मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं। आपने इनको थोड़ा देखना है, एनालाइज करना है, वैसे सिलेबस में नहीं है, ताकि आपको आगे आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये आपने अपने लेवल पे लिख के मेरिट्स और डिमेरिट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं, फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का क्या फंक्शन, क्या रोल रहता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है। तो इसका पहला फंक्शन मैंने लिखा फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो मैंने बोला कि डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक जहाँ पे सिस्टम जिन्होंने जिस देश ने अपनाया हो, तो उसमें क्या करते हैं कि जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं, ताकि वो लोग उनके लिए काम करें।
उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो वेलफेयर काम कैसे करेगा जब किसी भी देश में कोई सरकार बनती है? तो सरकार बनने के लिए पहला काम है कि पॉलिटिकल पार्टी किसी भी देश में जब सबसे अधिक सीटें ले जाती है तो सरकार बनाती है। जब सरकार बनाती है तो उसको पावर मिलती है। जब पावर मिलती है तो भिन्न प्रकार के काम कर सकती है। तो पहला काम है पॉलिटिकल पार्टी की सरकार को बनाना। अब दूसरा सिस्टम मैंने बताया था कि देश के अंदर ऐसा होता है, चाहे टू पार्टी सिस्टम हो या मल्टी पार्टी सिस्टम हो, एक जो सबसे ज्यादा सीटें ले जाती है पार्टी वो सरकार बना लेती है, और दूसरा एज अपोजिशन काम करती है। तो अपोजिशन का काम मेन होता है कि अगर जो एक्टिव गवर्नमेंट है, जो वर्किंग गवर्नमेंट है, उसके जो कार्य हैं क्या वो देश के हित में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या देश के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसकी आलोचना करना, उस पर क्रिटिसिज्म करना, उस पर चर्चा करना, उसको एज अ वॉच डॉग बोल सकते हैं कि जो सरकार पे काम करता है। तो अपोजिशन का ये मेन काम होता है। उसके बाद है नेक्स्ट, इंटरमीडिएट बिटवीन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। देखो जब एक्टिव गवर्नमेंट या मेजोरिटी गवर्नमेंट बोल सकते हैं या जो शासी सरकार होती है, उसको उसके ऊपर देख रेख रखना साथ साथ वो कैसे पॉसिबल है जब जो अपोजिशन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, पब्लिक के साथ कांटेक्ट बनाएगी कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से जो एक्टिव गवर्नमेंट है वो भी लोगों के साथ संपर्क रखी, जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है वो उनसे हमेशा संपर्क बनाएगी कि क्या काम करने हैं क्या नहीं करने। तो कहने कर सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी एक लिंक बनाता है, चाहे वो जो एक्टिव गवर्नमेंट हो, जो सरकार अभी जो पार्टी सरकार में हो या जो अपोजिशन में, दोनों का मेन काम होता है उन्होंने लिंक बनाना है, एक ब्रिज बनाना है या लोगों की सुनाई करनी है पब्लिक की, और वो अपनी जो गवर्नमेंट है वहां तक पहुंचानी है। जो अपोजिशन है वो भी पहुंचाएगा और जो एक्टिव गवर्नमेंट है उसका भी ये काम है। तो कहने का अर्थ है दोनों के बीच मेन महत्वपूर्ण काम है कि इंटरमीडिएट है, ये एक लिंक है गवर्नमेंट और सरकार के बीच का। उसके बाद नेक्स्ट है सर, प्रोवाइड्स पॉलिटिकल एजुकेशन टू मासेस। देखो आने वाली पीढ़ी कैसे सीखती है या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे आगे बढ़ता है, कैसे एक्सप्लोर होता है, कैसे डेवलप होता है, जब उसकी पढ़ाई हो, जब उसकी जानकारी हो, जब लोगों के बीच में वो चीज आती है। तो ये क्या है, एक प्रकार का एजुकेशन। जब पॉलिटिकल सिस्टम हम फॉर्म करते हैं उसकी नई नई चीजें डेवलपमेंट होती है, नई नई अमेंडमेंट होते हैं, नए नए सुधार होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं। उन सभी मॉडिफिकेशन से लोगों को, मासेस को नई जानकारी मिलती, ज्ञान मिलता है, और वो लोग उसमें जब जानते हैं तो चीजों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट्री वर्किंग। तो पार्लियामेंट में जो वर्क होते हैं, चाहे हम अपने सेंटर की बात करें या लेजिस्लेचर वर्क बोल सकते हैं, तो वहाँ पे जो किस प्रकार से रूल रेगुलेशन को बनाना है, लॉ को बनाना है, किस प्रकार को बिल को पास करना है, किस प्रकार से वहाँ पे काम होना चाहिए, तो वहाँ पे इनकी पार्टिसिपेशन करते हैं, वहाँ पे ये काम करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमने हमारे देश में जो सबसे हायर अथॉरिटी या सबसे हाईएस्ट पावर मेकिंग जो बॉडी में मानता हूँ कि वो है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम चुन के देते हैं, जहाँ पे लॉज बनते हैं, रूल रेगुलेशन बनते हैं। तो इनका मेन काम है कि देश की क्या व्यवस्था है, पार्लियामेंट में किस प्रकार से काम किया जाए और किस प्रकार से लोगों को सुविधा पहुंचाई जाए। उसके बाद है नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। तो ये फंक्शन मैं बोल सकता हूँ कि अपोजिशन पार्टी करती है हमेशा, ठीक है। क्रिटिसिज्म, जब एक्टिव गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम बनाती है, और वो जब लोगों तक नहीं पहुंच पाती जो प्रोग्राम, या उस प्रकार का रिजल्ट नहीं दे पाती है जिस प्रकार से उन्होंने बोला होता है, तो उसका क्रिटिसिज्म कौन करता है? अपोजिशन गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया। तो ये क्रिटिसिज्म से ही नई चीज उभर के आती है, लोग सरकार अपनी चीजों पे, अपने जो इनिशिएटिव पे ध्यान देते हैं कि हाँ यहाँ पे गलती हुई है और इसको सुधारा जाए। उसके बाद रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो। देखो ये सरकार या इलेक्शन से पहले होने वाली बात होती है, तो हर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अपना मैनिफेस्टोज निकालती है, अपना घोषणा पत्र निकालती है, उसमें बताती है कि हम अपने 5 सालों में ये कार्य करेंगे, आप लोगों को ये सुविधाएं देंगे, ये इनिशिएटिव लेंगे। तो ये इतने प्रकार के जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज करती है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में अपना डायमेंशन, अपना रोल निभाती है। जैसे कि मैंने बोला कि एज ए गवर्नमेंट जब फॉर्म करती है तो अपना एक अलग अलग प्रकार का फंक्शन या रोल निभाती है डेवलपमेंट करने के लिए। जब वो अपोजिशन में होती है, जब वो लोगों को के और सरकार के बीच में लिंक बनाती है, जब वो एक्टिव में आ जाती है तो वो पार्लियामेंट में कुछ अपना काम करती है, आलोचना के तौर पे काम करती है, नई नई अपनी घोषणा बनाती है। तो ये बहुत सारे फंक्शन है जो डेवलपमेंट में काम करती है पॉलिटिकल पार्टी। तो अब हम बात करते हैं सर, एडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एडवांटेजेस, और मैं बोल सकता हूँ कि यह फंक्शन और रोल, ये दोनों पॉजिटिव वे में है। तो जैसे हमने कुछ पॉइंट पहले बोले वैसे ही कुछ पॉइंट यहाँ पे भी देखें कि किस प्रकार से इसका एडवांटेजेस रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का बना के डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहला है
पॉलिटिकल पार्टीज आर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी में जब हम किसी भी देश में जब हम अपने लोगों को चुन के भेजना चाहते हैं, तो चुनने के भेजने के लिए हमें हमारे देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टीज होगी, क्योंकि एक इंसान को आगे हम इंडिविजुअली भी भेजते हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए ग्रुप होना, एसोसिएशन होना बहुत जरूरी होता है। उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसका अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत जरूरी है, पहला एडवांटेजेस है, ठीक है। दूसरा है सर पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन। देखो जब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो हम, तो डेमोक्रेसी जब पॉलिटिकल पार्टीज बन गई है, तो रिप्रेजेंटेटिव को भेजने की बात करें तो वहां पे इलेक्शन होना जरूरी है। जब तक हम इलेक्शन नहीं करेंगे, हमें कैसा पता चले कि कौन किसको चाह रहा है या लोगों की राय क्या है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है। उसके बाद इसके नेक्स्ट एडवांटेजेस आती है कि इलेक्शन। इलेक्शन में कई बार एक ही पार्टी के विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों के अपने मत होते हैं। तो ये तभी डिफाइन हो सकता है जब लोग इलेक्शन में अपना वोट देंगे और उनको चुनेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल एजुकेशन, जैसे मैंने पहले बोला था कि जैसे जैसे कि हमारा पॉलिटिकल एजुकेशन बढ़ रहा है, अगर आज हम कंपेयर करेंगे 50 से साल पहले का पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का, तो वो अलग है, आज का पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। तो ये एजुकेशन कैसे कैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे, जब हम इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जब हम मासेस को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम का या पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है देश के अंदर। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जो सबसे एसेंशियल पार्ट है हमारे सिस्टम में, हमारे गवर्नेंस के अंदर, वो है कि पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जो रूल्स और रेगुलेशन को बनाती है, लॉज को बनाती है, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, उन पॉलिसीज और नीतियों को क्या करता है, वो लागू करता है। नेक्स्ट है फोर्थ, नेशनल यूनिटी। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज अब बनती है विभिन्न प्रकार की उनकी आइडियोलॉजी हो, लेकिन उनकी अल्टीमेट आइडियोलॉजी जो मैं मानता हूँ कि एक ही होती है कि देश को तरक्की पे ले जाना। ठीक है, तो जब विभिन्न प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, कई बार वो कोलिशन के आधार से भी काम करती है, तो एज यूनिटी काम कर सकते हैं। कई बार वो अपोजिशन में काम करके एक्टिव गवर्नमेंट की आलोचना करती है, तो ये भी एक काम क्या होता है देश में यूनिटी लाने का, कि देश को विभिन्न प्रकार के जो गलत काम है उनको रोकना है। तो जब कोई गलत काम रुकता है तो उससे देश में यूनिटी ही आती है। उसके बाद है टू पुट पॉलिटिकल आइडियाज इन प्रैक्टिस। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज की, जैसे मैंने कि बोला है कि अपना एक पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं, एक अपना एजेंडा होता है, एक अपना प्रिंसिपल होता है कि हम इस दायरे के अंदर काम करेंगे। और उस दायरे को, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि हम सोशल पैटर्न, कि हम लोगों को बेसिक फैसिलिटीज ही पे काम करेंगे, रिजर्वेशन पे ही काम करेंगे। तो कुछ लोगों का कि हम अपना जो कैपिटलिस्ट फॉर्म पे काम करेंगे, ज़्यादा पूंजीवाद पे काम करेंगे, लोगों को कमर्च पैसा ज़्यादा आना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़नी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के आइडियाज़ होते हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है उसका एक अपना आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी के आधार पर वो आगे बढ़ते जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज एंड चेंज इन गवर्नमेंट। देखो पॉलिटिकल पार्टी मतलब, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में, अगर मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, तो अगर एक सरकार या एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम नहीं करती है 5 वर्षों के अंदर, हमारा पास ये अधिकार होता है कि हम अपने मत के द्वारा उस पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट चेंज हो और नई सरकार है वो हमारे लिए अच्छा काम करे। तो ये एक इसका एडवांटेजेस है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का। अगर देखो वन पार्टी सिस्टम है या किसी और प्रकार का सिस्टम है, या जहाँ पे जो आपका हायर अथॉरिटी या जो भी जो रूल करने वाला अगर वो सेम रहता है, तो फिर हमारे पास कोई अधिकार नहीं रहता। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के अंदर इसके एडवांटेज ये है कि विभिन्न प्रकार की पार्टीज है, मल्टीपल पार्टीज, और हमारे पास ऑप्शन है कि हम अलग अलग पार्टीज को नए नए टाइम में, आने वाले टाइम में उसको चुन सकते हैं, ताकि हमें सरकार अच्छी बने। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी एज ए मीन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। देखो मैंने पहले ही बोला कि इंटरमीडिएट, सरकार और पब्लिक के बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है, जो माध्यम बनता है, वो है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जगह जगह पे जो अपोजिशन होती है, मेनली वो क्रिटिसिज्म करती है किसी सरकार के एक्टिव वर्क का या किसी इनिशिएटिव का। वो इसलिए करती है जब वो लोगों से राय लेती है कि क्या आपको ये सुविधा मिली कि नहीं मिली। तो ये एक बीच का माध्यम है, पॉलिटिकल सिस्टम बनता है सरकार और पब्लिक के बीच में। उसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अर्थ है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है, वो अपना एक सिद्धांत बनाती है, एक अपना उद्देश्य बनाती है, तो उस डिसिप्लिन के अंदर, उस सिद्धांत के अंदर उसको काम करने की कोशिश करती है, ताकि उस दायरे में वो अपनी चीज़ों को प्राप्त कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड लेजिस्लेचर। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि हमारे देश के अंदर जो लॉ बनाने, जो लेजिस्लेचर वर्क है, वो पॉलिटिकल पार्टी बन करती है। जब वो क्या करती है, जब
उसको चुन के हम भेजते हैं तीनों लेवल पे, चाहे वो पार्लियामेंट की बात करें, चाहे हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं लोकल बॉडीज की ओर। इसका नेक्स्ट टॉपिक है ये। देखो, लोकल की बात करें अगर साधारण रूप से, तो लोकल मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो लोगों से, मेन लोगों से जो जुड़ा होता है, उस सिस्टम को हम लोकल बॉडीज बोलते हैं। इसको आगे डिटेल में हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। लोकल गवर्नेंस पे पूरा एक पेपर है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, थोड़ा पहले परिचय करने के बाद फिर आगे इसके मीनिंग की ओर जाते हैं। तो लोकल का मतलब क्या है? देखो, हमारे विभिन्न प्रकार के देशों में को विभिन्न प्रकार से या विभिन्न एंगल से मापा गया है, मेजर किया गया है या नाम दिया गया। आपने अब तक देख लिया होगा, कुछ देशों को हम डेवलप्ड बोलते हैं, कुछ डेवलपिंग बोलते हैं और कुछ अंडर डेवलप बोलते हैं। ठीक है, उनके पूंजी के बेस पे बोल सकते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे बोलते हैं, लोगों को सुविधाओं के बेस पे इनको हमने अलग अलग प्रकार से इनको कैटेगराइज किया गया। ठीक है, और इन देशों में विभिन्न प्रकार के जो गवर्नेंस का सिस्टम है। अब कुछ देश है, उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया है, कुछ ने कैपिटलिस्ट सिस्टम अपनाया है, कुछ ने सोशलिस्ट अपनाया है। बट देर इज अ नीड ऑफ लोकल बॉडीज फॉर द नीड्स ऑफ लोकल पीपल। तो मैंने कहा कि अगर विभिन्न प्रकार के सिस्टम जो हमने अपनाए हैं विभिन्न प्रकार के देशों ने, चाहे डेमोक्रेटिक हो, कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट हो, तो वहाँ पे मेन अगर वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें या लोगों को प्रगति पे लाने की बात करते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब लोकल बॉडी पे, जो नीचे स्तर पे जो लोग रहते हैं, उनकी सुनाई हो, उन लोगों की जो जरूरतें उनको पूरी किए जाए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट, द नीड ऑफ पीपल कैन बी फुलफिल्ड बाय द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, सो द लोकल बॉडीज हैविंग पावर टू स्टार्ट वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर द लोकल पीपल। सो कहने का अर्थ है, इस पूरे फ्रेज में ये बताना चाहता है कि लोकल बॉडीज अगर कहीं पे भी हमने डेवलपमेंट करनी है तो वो लोकल लोकल मतलब, देखो, जब बॉटम में जो लोग होते हैं वहाँ पे ना तो कोई सुनाई होती है, ना ही कि हमने उनको बहुत सारी पावर्स या कुछ ऐसा सिस्टम दिया जो कि अपनी जो इच्छाएं हैं, जो अपनी सुविधाओं की जो डिमांड है वो आगे कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चला हुआ है। अब बाद में, पहले ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन, अगर हम संघवाद की भी बात करें तो ज़्यादा हायर अथॉरिटी या टॉप पे या सेंट्रलाइजेशन पे ज़्यादा जोर दिया। लेकिन जैसे इंडिया में बात करें कि लोकल गवर्नमेंट में 90s के बाद हमने जब रूरल और अर्बन गवर्नमेंट क्रिएट की, उसी प्रकार से लोकल बॉडीज मतलब जो लोकल लेवल पे रह रहे हैं लोग, जो ग्राउंड लेवल पे जिनके लिए ऊपर से कोई पॉलिसीज बनती है, जब हम उनको पॉलिसी का डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण करते हैं, मतलब अथॉरिटी सेंटर से डिवाइड करके उनको दे देते हैं, उनको पावर दे देते हैं कि आप लोग अपने हिसाब से अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज को आगे बढ़ाओ ताकि आपका विकास हो सके। जब इस प्रकार का सिस्टम क्रिएट किया जाता है या इस प्रकार की एसोसिएशन बनती है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो उसको बोलते हैं हम लोकल बॉडी। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट की ओर। तो अब तक इंट्रोडक्शन में आप समझ चुके हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जब लोगों द्वारा अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजना, और वो रिप्रेजेंटेटिव जब कोई सिस्टम या प्रणाली या बोल सकते हैं कि वो सरकार बनाते हैं, और जो उनके लोगों के, ग्राउंड लेवल लोगों के, जिनके द्वारा उनको चुना गया है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं अपने स्तर पर, तो इस प्रकार के सिस्टम को बोलेंगे लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि अकॉर्डिंग टू हैरिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम अंडर विच द पीपल ऑफ दैट लोकेलिटी पॉजेस सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का अर्थ है कि लोकल गवर्नमेंट मतलब इस प्रकार की एक प्रणाली क्रिएट की गई है ग्राउंड लेवल पे लोगों का या लोगों द्वारा, जो कि इस प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी या इस प्रकार की अथॉरिटी अपने पास रखते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन अपने पास रखते हैं कि उन लोगों की जो लोकल अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकें और विभिन्न प्रकार की फंडिंग को रेज कर सकें ताकि वो उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट को जैसे जैसे समय एवोल्यूशन होता जा रहा है, उनको विभिन्न विभिन्न जगहों पे, विभिन्न विभिन्न देशों पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंच में बुलाया जाता है, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में बुलाया जाता है, और लोकल गवर्नमेंट इंडिया में बुलाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट की स्टार्ट कब हुआ या अंग्रेजों के टाइम में कैसा था। जैसे कि आज हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है, क्या वो पहले से एग्जिस्ट करता था, नहीं करता। तो अगर ब्रिटिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश के टाइम में जो डिवीजन थी गवर्नेंस की, वो दो प्रकार थी। एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरे जो प्रांतीय गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं। दो प्रकार का सिस्टम था। तो लोकल गवर्नमेंट का बात करें तो उस टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए उसी लोकल गवर्नमेंट की जो आज के पास हमारे पास है, इसकी डिमांड अंग्रेजों के टाइम से ही थी। उसके बाद है नेक्स्ट,
कि लोकल गवर्नमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो इसकी नीड जब हमें समय-समय के साथ जब हमें ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे लोगों को जिनके लिए जब हम विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज़ बना रहे हैं सेंटर या स्टेट के द्वारा, वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल या उससे नीचे लेवल के लोगों तक मिल ही नहीं रही थी या पहुँच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो पॉलिसी या प्रोग्राम बस टॉप डाउन अप्रोच से बन रही थी या टॉप डाउन पॉलिसी से बन रही थी, बॉटम अप अप्रोच से नहीं बन पा रही थी। तो आज के टाइम में देखें तो आजकल जो भी प्लान बनता है ग्राउंड लेवल पे बनता है, पंचायत लेवल पे बनता है, म्युनिसिपल लेवल पे बनता है, वो लोगों द्वारा अपने लिए किस प्रकार का काम करना है वो खुद डिसाइड करते हैं। तो ये वाला स्टार्ट जो लोकल गवर्नमेंट का, ये अंग्रेजों के टाइम से ही इसकी डिमांड होने लग पड़ी थी। और अगर इसका कुछ जो काम शुरू हुआ था वो अंग्रेजों के टाइम पे भी हम मान सकते हैं, जैसे कि जो लोकल गवर्नमेंट की डिमांड थी उसको पूरा किया था लॉर्ड रिपन ने, क्योंकि 1982 में इन्होंने फर्स्ट टाइम लोकल बॉडीज प्रकार की एक इनिशिएटिव लिया था, एक बॉडी फॉर्म की थी। इसीलिए लॉर्ड रिपन को द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो जो लोकल गवर्नमेंट का मेन, मैंने जैसे कि आपको बोला, इसको अच्छे से डिटेल में हम थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, इस पे पूरा पेपर है। तो इसका जो स्टार्ट हुआ वो 1992 में हुआ, जब 73rd अमेंडमेंट जो पास हुआ रूरल एरिया के लिए, ठीक है, ग्रामीण एरिया के लिए, और 74th अमेंडमेंट जो पास हुआ अर्बन एरिया के लिए, शहरी एरिया के लिए। सो अभी हम बात करते हैं हमारे देश में कि दो प्रकार के लोकल गवर्नमेंट के लिए दो प्रकार के अमेंडमेंट है, दो प्रकार के एक्ट है। एक है 73rd अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा है 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रूरल जो लोकल गवर्नमेंट की बॉडी 73rd अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से क्या ढांचा, क्या स्ट्रक्चर या क्या प्रोविजन क्रिएट किए गए। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट में जो लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट में जो पंचायत राज का सिस्टम है, या वो इस प्रकार से थ्री टियर जो स्ट्रक्चर कैसे है वो इस प्रकार से वो है। पहला पंचायत राज सबसे नीचे लेवल पर, विलेज लेवल पर। उसके बाद है पंचायत समिति, ये होती है ब्लॉक लेवल पर। ये निर्भर करता है कि आबादी के बेस पे, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो पंचायत रूरल एरिया में जो पंचायत राज का या थ्री टियर स्ट्रक्चर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वो इस प्रकार से, पहला पंचायत, फिर उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। पंचायत लेवल पे आपने देखा होगा कि आपके पंचायत में प्रधान होता है, फिर उप प्रधान होता है, फिर उसके साथ मेंबर्स होते हैं। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। अब बढ़ते हैं अर्बन लोकल बॉडीज की ओर। 74th अमेंडमेंट के हिसाब से यहाँ पे भी थ्री टियर स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहला होगा नगर पंचायत, फिर उसके बाद आपका जो हायर लेवल पे आएगा म्युनिसिपल काउंसिल, और उसके बाद हायर लेवल पे आ गया सबसे ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट में इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस प्रकार का एक ढांचा बना हुआ है दोनों लेवल के लिए। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या-क्या विशेषताएं या मुख्य इनकी प्रकृति बोल सकते हैं लोकल गवर्नमेंट की, या इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या गुण हैं, तो ये सभी हम डिस्कस करते हुए विभिन्न प्रकार से इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1992 के बाद ही 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आए, और उसी के बाद लोकल गवर्नमेंट को एक रिकॉग्निशन मिली। पहली बार उनको संविधान के अंदर लाया गया। तो पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन तब मिली, उससे पहले बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट बनाई गई थी विभिन्न स्टेट्स में, अपने अपने नाम दिए गए थे, अपने अपने स्ट्रक्चर बनाए गए थे, अपने अपनी पावर्स दी गई थी। लेकिन 73rd और 74th अमेंडमेंट आने के बाद एक ओवरऑल इंडिया में एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दिया गया लोकल गवर्नमेंट को पूरे भारतवर्ष में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक मैं मानता हूँ लोकल एरिया। देखो, लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लोकल एरिया से ही लोगों द्वारा उनके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। ठीक है, और लोकल एरिया को ज़्यादा महत्वपूर्ण देती है, लोकल एरिया के जो नीड्स है उन पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स मानूंगा। दूसरा, जब लोकल एरिया की बात करें या लोकेलिटी की बात करें, तो वो लोग, लोकल जो लोग वहाँ रहते हैं उनके ही पर ध्यान दिया जाएगा, उन लोगों के आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, उनके द्वारा ही लोगों को चुन के भेजा जाएगा, उनके द्वारा ही कामों पर जोर दिया जाएगा। तो ये इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण भी मानता हूँ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मानता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि जब हमने लोकलिटी की बात की, लोकल एरिया की बात की, लोकल पीपल की बात की, तो लोकल पीपल सरकार कैसे बनती है, जब जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो अगर लोगों द्वारा, ग्राउंड लेवल लोगों द्वारा लोगों को आगे चुन के भेजा जा रहा है, तो उसका मतलब लोकल गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। और लोकल गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है, उसको पता है कि किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार की नीड उनके लोकल एरिया के जो लोग हैं उनको है। तो उस प्रकार से वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव प्रोग्राम भी चलाते हैं।
उसके बाद लोकल फाइनेंस। तो जैसे कि मैंने बोला कि लोकल गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है 73rd और 74th अमेंडमेंट में कि अगर उनको लगता है कि हम अपने एरिया को अच्छे बेहतर से शासन करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उन्हें फंड की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, वहाँ से लोकल फाइनेंस को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वहाँ की जो फंक्शनिंग हो स्मूथ चल सके। नेक्स्ट पॉइंट है लोकल ऑटोनॉमी। तो आपके पास पावर की बहुत ज़रूरी होती है, फ्रीडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आपने कोई काम करना है। तो जब आपको विभिन्न प्रकार की अथॉरिटी दे दी है, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है फंड जनरेशन के लिए, इसका मतलब आपके पास बहुत फ्रीडम है। इवन कई जुडिशियल वर्क भी दिए गए हैं। तो बोल सकते हैं इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक कि लोकल बॉडीज को एक बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑटोनॉमी मिल गई है काम करने के लिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब क्या होता है कि लोगों को साथ में लेकर पावर को चलाया जाता है, काम किए जाते हैं, रूल या रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो लोकल की पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो लोकल गवर्नमेंट ने लोकल पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। इससे हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट मानूंगा कि ये सिस्टम है, चाहे पंचायत रूरल एरिया में जो पंचायत राज है, मतलब पीपल्स राज कि लोगों का राज, लोगों द्वारा जब काम किया जा रहा है, उनके द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजा जा रहा है, उनके एरिया से भेजा जा रहा है, तो इसको बोलेंगे पीपल्स राज। ओके। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो दो कॉन्सेप्ट है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा। जब सारा पावर है, अथॉरिटी जब एक इंसान के अंदर या एक लेवल पे या सबसे टॉप लेवल पे दिया जाता है, तो उस प्रकार को बोलता है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन उसी पावर को जब आप डिवाइड कर देते हो, जैसे सेंटर से आपने डिवाइड कर दी स्टेट के ऊपर आपने डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के बाद भी रूरल एरिया तक पहुंचा दिया, उसमें अर्बन और रूरल एरिया दोनों में डिवाइड कर दिया, तो इस प्रकार का जब पावर की डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो आप इससे भली भांति जानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट मतलब लोकल को बहुत ज्यादा पावर मिल गई काम करने की, काम करवाने की। तो इससे क्या हुआ, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन या अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट लोकल लीडरशिप, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ लोकल एरिया से, लोकल लोग जो है अपने लोगों को चुन के भेज रहे हैं, तो इससे लीडरशिप कहाँ से डेवलप हो रही है, लोकल एरिया की। अब हम बात करते हैं फंक्शन। देखो फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे जो भी है मैंने लिखे, लेकिन सिलेबस के हिसाब से जैसे जैसे पॉइंट है वैसे बनाना पड़ता है पूरे लेक्चर को। तो इसी प्रकार से मैंने बनाया है, लेकिन यही पॉइंट आप वहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। उस पॉइंट में जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई उनको इंपॉर्टेंस के तौर पे लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे या फंक्शन के तौर पे किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। लेकिन अब इस प्रकार से हम जो पॉइंट मैंने लिखे इनको हम फंक्शन से देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट बनती है तो सबसे पहला उसका फंक्शन क्या होता है कि पब्लिक हेल्थ। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी एरिया की। जब लोग स्वस्थ होंगे तो तभी वो कोई कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है लोकल, अगर अथॉरिटी दे रहे हैं लोकल बॉडीज को, तो उनको वहां के लोगों की स्वास्थ्य के बारे में ख्याल रखना। नेक्स्ट, रूरल हो अर्बन हो, ग्राउंड लेवल पे सैनिटाइजेशन का मेन काम होता है। क्योंकि अगर गंदगी होगी, गंदगी ज़्यादा होगी तो लोग बीमार होंगे, अगर बीमार हो गए तो जो वहाँ का एरिया का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले सैनिटाइजेशन, और सैनिटाइजेशन के साथ साथ फिर उसकी हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाती है। नेक्स्ट, लोकल एरिया में स्कूल्स मैनेजमेंट, एजुकेशन का मैनेजमेंट, विभिन्न प्रकार के स्कूल के जो सिस्टम या स्ट्रक्चर क्रिएट किए गए हैं, जो प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, उन सब का अरेंजमेंट को किसको करना आता है, लोकल एरिया को। वहाँ पे टीचर्स की अरेंजमेंट, स्टूडेंट को सुविधाएं, विभिन्न प्रकार जो कार्य हैं, ये भी मेन फंक्शन होता है लोकल गवर्नमेंट का। उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है आज के टाइम में। जब से डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ा है, तो कम्युनिकेशन होगा तो लोगों के बीच में जब बात होगी तो चीज़ें और काम आसानी से हो सकेंगे, जल्द से जल्द हो सकेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट करना, सुविधाएं प्रदान करना, ये भी लोकल गवर्नमेंट का काम काम है और मेन काम है। उसके बाद वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखो रूरल अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे अभी हमारे रूरल अर्बन एरिया में मानता हूँ कि अब तक भी उस प्रकार से डेवलप नहीं है जैसे होने चाहिए। तो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इनका मेन जो प्रोग्रेस रेट पे चलना या प्रोग्रेस की पथ पे चलना को चेक करना और चलाना, ये लोकल गवर्नमेंट का काम होता है या मेन काम है। उसका वाटर सप्लाई, पानी के बिना कोई भी काम अधूरा है, इसलिए वहाँ पे वाटर की सप्लाई होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये भी एक मेन फंक्शन है लोकल गवर्नमेंट का। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम कैलेमिटीज़। कैलेमिटीज़ का मतलब है कि आपदा आ जाए, किसी प्रकार का डिजास्टर हो जाए, तो डिजास्टर में सबसे पहले यही माना गया है कि
बाहर से आने से पहले ही वहीं के लोगों को तैयार करो, उनको सिखाओ, उनको प्रिपेयर करो कि किस प्रकार से बचना है जब तक कि बाहर के लोग आए। तो सबसे पहले वहाँ के लोगों को तैयार करने लोकल का गवर्नमेंट, क्योंकि आज के टाइम में डिजास्टर मैनेजमेंट में भी लोकल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार के बॉडीज क्लब्स क्रिएट किए गए हैं लोकल लेवल पे, ताकि इससे हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि हम खुद को बचा सकें, ना कि हम दूसरों पर डिपेंडेबल रहें। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ फंड, मैंने पहले बताया कि फंड का अरेंजमेंट करने के लिए बहुत सारी पावर्स दी हैं, खुद फंड या टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्व लोकल डिस्प्यूट्स, बहुत सारे डिस्प्यूट झगड़े विवाद कुछ भी होता है स्थानीय लेवल पर, और उसको सुलझाने के लिए भी बहुत बड़ा फंक्शन या बहुत बड़ी पावर्स भी कुछ कुछ दी गई है, जिससे लोकल गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर सकती है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ लोकल पीपल, देखो सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है, चाहे बाहर से हो या आंतरिक हो, दोनों पे प्रकार की सुरक्षा लोगों को मिलनी बहुत ज़रूरी है। जब लोग सुरक्षित रहेंगे तो लोग खुश रहेंगे, जब लोग खुश रहेंगे तो सिस्टम अच्छे से काम करेगा। अब फिर सेम पॉइंट है, दोबारा हम उसी पे आ गए, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो हमने उसी प्रकार से चलना है, वो सारे पॉइंट पहले मैंने सारे पॉइंट को आप इंटरमिक्स करके लिख सकते हो जैसे मैंने कि बोला है आपको। लेकिन अब जैसे डिमांड होती है सिलेबस में जैसे पूछा गया होता है, तो उस प्रकार से बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसी स्ट्रक्चर से। तो उस स्ट्रक्चर से मैं हमेशा लेक्चर को बनाता हूँ, ताकि स्टूडेंट को अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम बात करते हैं अब इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पे सिमिलर रहेंगे हमारे। पहला पॉइंट जैसे मैंने लिखा कि प्रॉपर सेटिस्फिकेशन ऑफ लोकल नीड्स। देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर लोकल की बात करो तो सेटिस्फिकेशन किन की होनी चाहिए, लोकल लोगों के, जिनके द्वारा लोगों को चुना गया, जिनके द्वारा सिस्टम को क्रिएट किया गया। जब वो प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं है सरकार से या सिस्टम से, तो उस लोकल गवर्नमेंट बनाने का कोई फायदा नहीं है, उसको अथॉरिटी देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस इसकी है कि एफिशिएंसी क्रिएट करता है। जितने आप मैं बोलता हूँ कि पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करोगे, जितने एक्सेसिबिलिटी बढ़ाओगे लोगों की काम कराने के लिए या करवाने के लिए, पार्टिसिपेशन बढ़ाओगे, तो उससे काम करने में तीव्रता आती है, तेजी आती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में काम करने की तीव्रता बढ़ी है लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करने से। तो उसके बाद ट्रेनिंग फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस प्रकार का जब हम बोल सकते हैं कि ये इस प्रकार की ट्रेनिंग है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब ट्रेनिंग है जो अपकमिंग हमारे लीडर्स हैं या सिस्टम के अंदर आने वाले लोग। देखो अब कोई इंसान पहले मेंबर बनता है पंचायत राज में, उसके बाद वो प्रधान बनता है, फिर प्रधान बनता है, फिर उसके बाद एमएलए के लिए लड़ता है, और उसके बाद वो एमपी के लिए लड़ता है, तो उसके बाद वो पीएम बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की ट्रेनिंग है जो छोटे लेवल से स्टार्ट होती है और ताकि वो बड़े लेवल तक पहुंच सके। उसके बाद क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द लोकल पीपल। तो इस प्रकार से जब लोगों को पावर दी जाती है, जब उनको लगता है कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं, अपने लेवल पे कर सकते हैं, तो अथॉरिटी दी जाती है, तो उनका इंटरेस्ट क्या होता है, क्रिएट होता है, उनको लगता है कि नहीं हम इस काम को कर सकते हैं, मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। उसके बाद हम बोलते हैं इट इज मोर डेमोक्रेटिक। तो इसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस मैं मानूंगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब स्थानीय लोगों को, जिन लोगों के लिए काम करवाना है, और उन लोगों के वहीं से लोगों को चुन के भेजा जाएगा, तो ये मैं बोलूंगा रियल डेमोक्रेसी है। अब बात करते हैं, मैं उसको एक एग्जांपल से को रिलेट करता हूँ कि एक एमपी, आपने अपनी स्टेट की बात करो कि एक एमपी को आपने चुन के भेजा है, और एक एमपी कम से कम 3-4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। तो एक 3-4 डिस्ट्रिक्ट को जब कवर करता है, तो बहुत सारे लोग जिस ऐसे इस प्रकार के एमपी को जो चुन के भेजते हैं उसको जानते भी नहीं होंगे या उनसे कभी मिले नहीं होंगे। लेकिन अगर एक एमपी आपके ही गांव से, आपके ही एरिया से, जिससे आप मिले हो, जिससे आपकी बात होती है, जिसके साथ आपकी मतलब एसेसिबिलिटी ईजी है, तो इस प्रकार का सिस्टम को बोलेंगे डेमोक्रेटिक, रियल डेमोक्रेसी। क्योंकि आपको रियल में आप उसको जानते हो, वो आपको जानता है, और उसी ने आपको, आपने उसको चुन के भेजा है। तो यही फॉर्म है रियल डेमोक्रेसी। लेकिन एक इंसान जो सिर्फ आप कभी जिसको आपने कभी देखा नहीं हो, जिसको इसका कभी मिले नहीं हो, आपके साथ कभी मिला नहीं हो, तो इसको अगर हम बोले कि लोगों द्वारा लोगों के लिए चुना गया इंसान, तो रिप्रेजेंटेटिव, तो कैसे संभव है? ये कुछ काफी थोड़ा दूर, डेमोक्रेसी से काफी दूर सिस्टम लगता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए तो डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिटिकल सिस्टम का कैसे हुआ, मैंने आपको बोला कि एमपी भेज रहे हैं चुन के, वो सेंट्रल लेवल हो गया, सबसे हाई सेंट्रलाइजेशन का हो गया। उसके बाद स्टेट लेवल पे आप एमएलए चुन रहे हो, उसके बाद लोकल एरिया में भी आप चुन के भेज रहे हो। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम को हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइज किया, इसका विकेंद्रीकरण कर दिया। ये इसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद गुड इकोनॉमी ऑफ लोकल। तो कहने का था कि जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, जो
अर्थव्यवस्था वो इम्प्रूव हो जाती है, अच्छी हो जाती है, जब हम लोकल बॉडीज को अथॉरिटी देते हैं काम करने की। उसके बाद मिनिमाइज द बर्डन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मानूंगा मैं इसको, कि मैंने बोला कि सेंट्रलाइजेशन या से डिसेंट्रलाइजेशन जब हम काम करते हैं, जब कामों को दूसरों को विभाजित कर देते हैं कि हाँ ये वाला काम ये लोग कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, सेंटर और स्टेट में बहुत ज़्यादा बर्डन जो है उसको मिनिमाइज किया गया है, उनका काम करने का जो ज़्यादा जो भार था उसको कम किया गया है, यह काम हुआ है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एरिया बाय सेल्फ पीपल, ठीक है, बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर है कि जब हम लोकल की बात करें, लोकल द्वारा चुन रहे तो डेवलपमेंट किस प्रकार की हो रही है, सेल्फ की हो रही है, और सेल्फ ही द्वारा ही हो रही है, क्योंकि वही नीड्स बना, वही प्लान बना रहे हैं, वही प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर प्रोग्राम में कोई खामी रहती है तो उसका हर्जाना भी उनको भरना पड़ता है, क्योंकि उनके द्वारा ही वो सारा सिस्टम तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट भी उनके द्वारा हो रही है जिनके लिए डेवलपमेंट होनी चाहिए। ओके, बाद है नेक्स्ट है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। देखो, जब आप किसी भी चीज की बात करते हैं, किसी रिसोर्स की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, जब आप अपने घर से शुरुआत होती है, अपने घर की बात करते हैं, तो उस हर मटेरियल, उस हर रिसोर्स को आप बिल्कुल ध्यान से यूटिलाइज करोगे, उतना बचा के यूटिलाइज करोगे, या जितनी आपको लगती है उतनी ही यूटिलाइज करोगे। इसी प्रकार के जब लोकल एरिया की बात करें, तो जब लोकल द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो हर काम ध्यान से किया जाता है। अगर वही काम सपोज करते हैं कि बाहर से इंसान कोई कॉन्ट्रैक्टर आके कर रहा है आपके एरिया में, तो वो उस प्रकार से नहीं करेगा, उसको काम खत्म करना है, क्योंकि उसको इफेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर लोकल की बात करें, उसको नो डाउट कि प्रॉफिट ओरिएंटेशन तो हमेशा रहता ही है, प्रॉफिट का मैटर हमेशा रहता है जब कोई भी काम को लेता है। लेकिन अगर वो इसी एरिया का, वो प्रॉफिट के साथ साथ उसके पास एक लोकल अफेक्शन भी होगा, एक लोकल एरिया के अपना एक प्रकार का लव होगा, उस लव के, उस अफेक्शन के आधार से वो उस चीज को बेहतर करने का प्रयास करेगा, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या मेटल रिसोर्स को यूटिलाइजेशन की बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। तो ब्यूरोक्रेटिक मतलब नौकरशाही का बहुत ज़्यादा डिले होता है, कामों में देरी होती है। लेकिन अगर जब हम एक्सेसिबिलिटी, लोगों को मौका ज़्यादा देते हैं गवर्नमेंट सिस्टम या गवर्नमेंट सिस्टम या सिस्टम के अंदर पहुंचने का या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पहुंचने का, तो इससे क्या होगा, जो ब्यूरोक्रेसी का जो काम करने में देरी होती है, तो उसमें क्या होता है, वो फास्ट हो जाता है, काम करना आसान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड इंस्टेंट लोकल जस्टिस। कहने का था कि जब लोकल एरिया में लोगों को जब जस्टिस या जुडिशरी पावर दी जाती है, तो वो केस, किसी भी प्रकार का विवाद, उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, एज कम्पेयर टू अगर कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है जब वो स्टेट लेवल पे पहुंच जाता है या उससे सेंट्रल लेवल पे पहुंच जाता है, जैसे कि हाई कोर्ट से अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो उसमें ज़्यादा डिले लगेगा। लेकिन अगर वो जस्टिस या जुडिशरी इस प्रकार से क्रिएट की है जो लोकल लेवल पे ही लोगों को इकट्ठा करके वहीं पे वो उसका समाधान हो सकता है, तो इससे क्या होता है, जो जस्टिस है बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकल गवर्नमेंट के। इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट आपको लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपने इसके बारे में या इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत सुना होगा, कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जाना होगा तो नाम तो जरूर सुना होगा, नॉन गवर्नमेंटल, या शॉर्ट में बोलते हैं इसको एनजीओ। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसका पहले परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद इसके मीनिंग पर जाएंगे। तो गवर्नमेंट, जैसे कि किसी भी देश में या किसी भी राज्य में गवर्नमेंट क्या करती है, स्टार्ट करती है वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या स्कीम्स, ठीक है। हर देश, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, विभिन्न प्रकार की स्कीम्स को शुरू करती है। लेकिन क्या होता है, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स पावर, गवर्नमेंट नॉट एबल टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू एवरीवन। कहने का अर्थ है कि लेकिन सरकार तो चाहती है कि सब लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं मिली, लेकिन नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे पास उस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स या लोग नहीं है, टेक्निकल लोग नहीं है, या हमारे पास विभिन्न प्रकार के संसाधन नहीं है। तो इससे लोगों के, या तो मैनेजमेंट हमारा सिस्टम ऐसे नहीं है, इससे क्या होता है कि जो प्रोवाइड करने का, जो सर्विस देने का जो सिस्टम है, वो सही से नहीं मिल पाता या सही लोगों को नहीं मिल पाता है। So there are several people in several areas are not able to fulfill their daily needs, who are backward economically and socially, who are more vulnerable. तो कहने का अर्थ है कि जब लोगों को विभिन्न प्रकार की रिसोर्सेज या इक्वली नहीं मिलते हैं, सामान नहीं मिलते हैं, तो कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, चाहे इकोनॉमिकली बोले या सोशली बोले, और वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, ज़्यादा बैकवर्ड हो जाते हैं या बीकर हो जाते हैं। तो इन चीज को, इस सिस्टम को दूर करने के लिए क्या किया, देयर देयर आर नंबर ऑफ ग्रुप्स हु विश
या who with their wish comes to help these left behind people and area such groups or organization called NGO। तो इस पूरे फ्रेज में बोलता है कि जो लोग इकोनॉमिकली या सोशली पीछे रह जाते हैं, जिनको सरकार उस प्रकार की सेवा नहीं दे पाती है जैसे उनको मिलनी चाहिए, तो इस प्रकार से कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स, कुछ एसोसिएशन बनती है जो अपने विश के हिसाब से, जो अपनी इच्छा के अनुसार से इकट्ठा होते हैं और उन लोगों के लिए काम करते हैं जो पीछे रह जाते हैं, जो बीकर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के एसोसिएशन को बोलते हैं हम एनजीओ या बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम बढ़ते हैं इसके मीनिंग। तो बात करते हैं लिटरल मीनिंग का। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को विभिन्न प्रकार के नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि इसको वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, वॉलंटरी एजेंसीज बोला जाता है, एक्शन ग्रुप्स बोला जाता है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बुलाया जाता है, पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, प्राइवेट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे अलग अलग नाम है, अलग अलग जगहों पर अपने अपने तरीके से इसको बुलाया जाता है या और लेकिन इसका मेन अर्थ यही है कि ये इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों द्वारा अपने इच्छा अनुसार बनाई जाती है। तो इसकी लिटरल मीनिंग क्या है देखते हैं। वॉलंटरी का मतलब है, या ये वर्ड जो ड्राइव किया गया है, ये लैटिन से ड्राइव किया गया है। लैटिन का जो वर्ड है वॉलंटस, ठीक है, वॉलंटस से ये ड्राइव किया है, जिसका मतलब है कि विश या फ्रीडम, ठीक है। कहने का अर्थ है कि अपने विश या फ्रीडम के हिसाब से जब कोई ऑर्गेनाइजेशन का बनना। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट ए ग्रुप which is formed by the wish of people to help various backward people of the society. These groups help independently to the woman, child, backward area, more vulnerable people, caste, class, etc., who are in the society still left behind, and such organization is called non-governmental organization। तो इस पूरे फ्रेज में क्या बोलता है कि जो वर्ड है वॉलेंट्री या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये वॉलंटरी वर्ड से आया, ड्राइव किया गया वॉलंटस, जो कि लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब है फ्रीडम या विश। तो मतलब कि एक सोसाइटी में इस प्रकार के ग्रुप, एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन बनना जो लोगों की इच्छा द्वारा या उनके अपने खुद की मोटिवेशन द्वारा बनना। और वो लोग क्या काम करते हैं, जो बैकवर्ड एरिया जहाँ पे सरकार नहीं पहुंच पाती है, या सरकार द्वारा जो लोग पीछे जो द्वारा जब उनको पीछे छोड़ दिया जाता है, जब उनकी भलाई के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए ये लोग अपनी इच्छा अनुसार, अपने मोटिवेशनल के बेस पर उनके लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आपने बहुत सारी ऐसी नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ देखे होंगे जो हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को हेल्थ का ज्ञान दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, या आपदा के टाइम में अपने जब बचाव के लिए बहुत सारे ऐसी एनजीओ का काम करते हैं। तो ये लोग अपने विश के अनुसार लोगों के लिए काम करते हैं, या ऐसी स्थिति में जब सरकार ने भी नहीं पहुंच पाती है तो वो लोग सरकार की हेल्प करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को या संगठन को बोलते हैं हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बात करते हैं कि टाइप्स एनजीओ किस किस प्रकार से हो सकते हैं। तो टाइप्स की बात करें तो इसके लिए कोई कंक्रीट या क्लासिफिकेशन का कोई बेस या फार्मूला नहीं है। अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स आपका दो प्रकार से हो सकती है। एक है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब उद्देश्य के अनुसार, या आपके गोल के अनुसार, या आपके मोटिवेशन के अनुसार। तो इस प्रकार से जो टाइप्स है एनजीओ की वो ऐसी है। पहली है डोमेस्टिक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखो चैरिटी, बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, दान करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा इकट्ठा करती है वो सब चैरिटी ही करती है, या चैरिटी करवाती है, उस पैसे को बाद में अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर देती है, चाहे सरकार को दे या चाहे डायरेक्टली लोगों को दे। तो इस प्रकार के जो मोटिवेशनल बेस पे जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है, जैसे डोमेस्टिक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको, ये इसका पहला टाइप है। उसके बाद पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब भागीदारी सहपाठी। तो कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनती है जो क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती है विभिन्न डेवलपमेंट प्रोसेस में, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो। जैसे कि हेल्थ में अगर कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रही है तो वो उस प्रकार से सर्विस नहीं दे रही क्योंकि उनके पास लोगों की कमी है, टेक्निकल। तो जो लोग हेल्थ में या एजुकेशन में एक्सपर्ट हैं, वो अपना एक्स्ट्रा टाइम लगा के उस काम को करने में लग जाते हैं। तो उस प्रकार की जो सिस्टम है उसको पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। उसके बाद सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन या सर्विस मोटिवेशन या सर्विस गोल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। कि कई लोग जो होते हैं जैसे कि एजुकेशन से जुड़े होते हैं, वो एजुकेशन की सर्विस देना शुरू करते हैं। कोई हेल्थ की देते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट की देते हैं। विभिन्न सर्विसेज जो सर्विस बेस पे हो, सिर्फ जिनको जिनको स्पेसिफिक सर्विस या टेक्निकल वे पे जब अपनी सर्विस देते हैं, तो इस प्रकार का सिस्टम को बोलेंगे सर्विस बेस ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस ओरिएंटेशन। उसके बाद एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बने होते हैं जो लोगों को ज्ञान देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि आपके क्या क्या राइट्स हैं,
क्या-क्या वैल्यूज़ हैं, क्या-क्या किन-किन चीज़ों से आप अपने अधिकार को ले सकते हैं, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लेवल में आप बोल सकते हैं हायरार्की या एरियाज़ वाइज़ बोल सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है या बनती है। पहला है कम्युनिटी, मतलब ग्राउंड लेवल पे या लोकल लेवल पे बोलेंगे, सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन अब बनती है तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड, ठीक है? उसके बाद वो थोड़ी हाई लेवल पे आ जाती है, फिर सिटी बड़ी होती है तो सिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी। उसके बाद नेशनल बेस्ड, जब पूरे एक देश में एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, नेशनल लेवल तक पहुंच जाती है, नेशनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर नेशनल से भी बहुत सारे देशों को इकट्ठा बना लेती तो कोई उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोल देंगे इंटरनेशनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके टाइप्स हैं, कुछ अलग अलग, इसका कोई कंक्रीट फार्मूला नहीं है, अलग अलग के टाइप्स और भी हो सकती हैं, जिसको आपको लगता है तो उसको आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम इसको इसमें ऐड कर सकें। तो डेयर अब हम पढ़ते हैं कि क्या फीचर हैं, क्या-क्या इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं एनजीओज़ की, क्यों एनजीओज़ बनता है और क्या-क्या आवश्यकताओं के या प्रकृति के आधार पर ये आगे बढ़ता है। तो पहला है कि इसकी रजिस्ट्रेशन, तो एनजीओ जब कोई भी बनता है तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है, ताकि हमें पता लगे कि ज़रूरत के टाइम हमें पता चले कि हाँ, इसके पास इतने लोग हैं। एक्चुअल में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है और ये काम कर रही है, तो कई ऑथेंटिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला काम होता है इसका रजिस्ट्रेशन, मेन फीचर होता है। उसके बाद रिजल्ट ऑफ वॉलंटरी एफर्ट्स, ये अपने विश के आधार, अपनी इच्छा के अनुसार ये बनाई गई होती है। यहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती नहीं लाया गया होता। जो लोग इसके साथ जुड़ रहे होते हैं, उन्होंने अपनी वॉलंटरी जो भी है सर्टिफिकेट दिया होता है कि हम अपने इच्छा के अनुसार इसके साथ जुड़ रहे हैं। दूसरे बाद डेफिनेट एम एंड ऑब्जेक्टिव, तो मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन या एनजीओ के बारे में बताया, तो जिस टाइप की है उस एम या ऑब्जेक्टिव के आधार पे बनी है। तो बिना एम या ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती है, कोई एनजीओ नहीं बन सकता। तो बनाने से पहले उसको बताना पड़ेगा या उसको पता होना चाहिए कि मैंने करना क्या है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है, जब एक से अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, उसमें मैनेजमेंट ऑफ अफेयर हो जाता है, तो उस प्रकार से हम मेन फीचर बोलेंगे कि इसका एक फीचर बन जाता है कि इसमें खुद भी ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। रिकॉग्निशन, देखो उसको रिकॉग्निशन मिलती है, चाहे समाज में हो, सरकार में हो, विभिन्न जगहों पे इसको इसकी पहचान मिलती है, एक मान्यता मिलती है कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार का काम करती है और इस प्रकार की सर्विस दे सकती है। उसके बाद ओरिएंटेशन टू वीकर सेक्शन, तो कहने का था कि ज़्यादा ध्यान रखना कि इसका वीकर सेक्शन, देखो काम करने की ज़रूरत किसको पड़ती है, जो लोग पीछे रह जाते हैं या जहाँ पे कोई आवश्यकता होती है सर्विस देने की, जहाँ सरकार भी पीछे पड़ जाती है, तो ऐसी जगहों पे जब आगे बढ़ते हैं तो ये काम करती है मेनली वीकर सेक्शन पे, या जो लोग जहाँ पे आवश्यकता इतनी इस प्रकार की आपदा के टाइम ऐसी सर्विस की आवश्यकता पड़ जाती है जहाँ पे सरकार भी पीछे रह जाती है या हमारी जो फॉर्मल सिस्टम है वो पीछे रह जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्प्स ऑफ द गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो मैंने बोला पहले ही बोला कि पार्टिसिपेशन भी करती है ऑर्गेनाइजेशन ये सरकार के साथ, चाहे विभिन्न प्रकार की सर्विसेज जब सरकार प्रोवाइड करती है, जब हेल्थ करती है, एजुकेशन करती है और डिफेंस करती है। तो ऐसे टाइम जरूरत के टाइम पे जब कि सरकार भी पीछे रह जाए या सरकार को लोगों के दूसरे लोगों को एक्सपर्ट की जब जरूरत पड़ जाती है, जो अपने विश के अनुसार अपने वॉलंटरी एफर्ट्स के हिसाब से आगे बढ़े, तो इस प्रकार का पॉइंट हम या फीचर मानेंगे इसको एनजीओ का भी, जो सरकार के साथ मिलकर काम करना। उसके बाद है यूज डोनेटेड फंड। तो कहने का अर्थ है वॉलंटरी की बात करें तो विभिन्न प्रकार के ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जो उसको फंड को इकट्ठा करती है। तो ये क्या करती है, फंड को डोनेट करवाती है, करती है, और उस फंड को यूटिलाइज किया जाता है वीकर सेक्शन के लिए। उसके बाद प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, तो कई कई ऑर्गेनाइजेशन तो इतने बड़े हैं, इतने लेवल के हैं कि उनका फंड जनरेशन इतना हो जाता है, वो लोगों को हायर करते हैं, वॉलंटरी इच्छा के अनुसार आने के बाद लोगों को हायर करने के बाद उनको पैसा भी देते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर हैं एनजीओ के। तो डियर फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं कि फंक्शन क्या क्या काम होंगे। देखो फीचर और फंक्शन से हम काफ़ी पॉइंट यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। पहला कि पीपल पार्टिसिपेशन, देखो ये सरकार से हटकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो सरकार के साथ मिलकर भी काम करती है, उसके एक्स्ट्रा भी काम करती है। तो इससे क्या होगा कि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लोगों को भागीदारी, आप अगर इच्छा के अनुसार आप किसी काम को करना चाहते हो तो मतलब आपको ज़्यादा मौका मिले, तो आपकी इससे भागीदारी भी बढ़ गई। तो उसके बाद टू मोटिवेट द सोशल इंस्टिंक्ट्स ऑफ द ह्यूमन, कहने का अर्थ है कि हम बहुत सारे लोग हैं आपसे, आपने देखा होगा अपनी सोसाइटी या आप खुद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, और इससे जुड़ने से पहले आप किसी भी काम को नहीं करते होंगे, लेकिन जब आप जुड़े तो आपका जो आंतरिक जो आपका प्रवृत्ति थी, जो आपका मोटिवेशनल सोर्स था, जो स्पार्क थी, जो आग थी, उसको जगा दिया किसी ने। तो आप
पहले आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं होता, लेकिन कोई आपको बताता है, कोई एसोसिएशन वाला, ऑर्गेनाइजेशन वाला, फिर आप उसके साथ जुड़ते हैं कि हाँ, आप इस काम को कर सकते हैं या आपको लगता है इस काम को मुझे करना चाहिए। तो इसने क्या किया, जो आपका आंतरिक जो इंस्टिंक्ट था, उसको क्या मोटिवेट कर दिया, उसको जगा दिया। तो ये काम करता है एनजीओ। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। देखो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत ही कई जगह बहुत जरूरी भी है, लेकिन जो मेन, अगर आप ग्राउंड लेवल पे या लोकल लेवल पे जब काम करने की बात करते हो या लोगों को सुविधाएं देने की बात करते हो या उनकी नीड्स को पूरा करने की बात, तब जो पावर की जो होती है डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। पावर को सेंट्रलाइजेशन होने से रोकना बहुत जरूरी होता है। तो ये एनजीओ इसी प्रकार का काम करता है कि ये जो पावर है कुछ ही लोगों के पास ना रहकर सब लोगों के पास बंटे, लोगों को अधिकार मिले। तो इस प्रकार का अधिकार या पावर जब मिलते हैं तो उससे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस मान सकते हैं। उसके बाद इंटेंसिफाई द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो आपने कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे देखे होंगे जो कि सरकार की आलोचना करते हैं और सरकार के साथ मिलकर काम भी करते हैं। तो जब मिलकर काम करते हैं तो सरकार, जब एक हाथ के साथ दो हाथ मिल जाते हैं, तो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो विकास के जो रेट है, वो क्या होता है, तेज हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद टू गिव एन अपॉर्चुनिटीज टू हेल्प। तो कहने का अर्थ है, जब आप कोई काम करना चाहते हो या कोई सेवा देना चाहते हो अपने सोसाइटी में, तो एक अकेला इंसान किसी भी सेवा को उतना ही दे सकता है, दे तो सकता है लेकिन उतना इफेक्टिव दे नहीं सकता। लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं, एक से अधिक लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपका जो कैलिबर है उसको अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है, आप अपनी सेवा अच्छे से दे सकते हैं। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है आगे आने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। उसके बाद वर्क्स एज ए सेकंड गवर्नमेंट फॉर वीकर सेक्शन। तो मैंने पहले कहा कि ये सरकार के साथ साथ काम करते हैं, और जहां सरकार काम ना भी कर सके वहां पे भी सरकार ये काम करती है। तो मेन ध्यान रखती है जो लोग पीछे रह गए हैं, जो पिछड़ गए हैं। तो बोल सकते हैं कि ये जो है दूसरी सरकार है वीकर सेक्शन के लिए। अगर पहली सरकार काम नहीं करती थी, दूसरी सरकार हमेशा आपके साथ रहेगी। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इंटीग्रेशन। तो देश में एकता बनाने का काम हमेशा करेगी, ये फंक्शन है इसका। फंक्शन भी है, साथ में इसका मेन फीचर भी मानूंगा, क्योंकि जब लोगों को ये जागरूक कर रही है कि अपने एरिया में आप किस प्रकार से अपने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, सरकार के साथ मिलकर हेल्प कर सकते हैं। तो इससे देश में क्या होती है, एक एकता का सिस्टम है, या एकता में को बढ़ाने में योगदान करती है। उसके बाद है फुलफिलमेंट ऑफ पार्टिकुलर नीड्स। तो कुछ जो एनजीओज हैं कुछ पार्टिकुलर सर्विस पे ही काम करते हैं, चाहे कुछ हेल्थ पे करें, कोई एजुकेशन पे करें, कोई फंड जनरेशन पे काम करें। तो कह सकते हैं कि पार्टिकुलर नीड्स को भी ये इम्प्रूव करती है, उनको फुलफिल करती है लोगों की। उसके बाद है इट गैदर्स इंफॉर्मेशन थ्रू सर्वेस। तो विभिन्न प्रकार की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वे करती है, जो हमेशा डाटा लाती है और डाटे से बताती है कि ये एरिया किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, यहाँ कौन सी कमी रह गई है, या कौन सा वर्ग है जो लोगों का वो पीछे बढ़ रहा है। तो ये आप तभी पता जब लोगों से पूछोगे, वो इन्फॉर्मेशन लाओगे, सरकार तक पहुंचाओगे, तो तभी ही काम अच्छे से हो सकते हैं। तो बहुत सारी फंक्शन ऐसे हैं जो कि जो सिर्फ की सर्वे पे ही काम कर रहे हैं। फिर दोबारा इसका फंक्शन है कि प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयमेंट, देखिए बहुत ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनजीओ से जिनकी फंड जनरेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग उनको फंडिंग देते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वहाँ पे लोगों को भी जरूरत पड़ती है, विभिन्न प्रकार के टेक्नीशियन लोगों की जरूरत पड़ती है। तो उनको पैसा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाती है देश के अंदर। डियर फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं ब्यूरोक्रेसी की ओर, जिसको हिंदी में नौकरशाही कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी वर्ड जो है, ये जो कॉइन किया है, जिसने आज़ाद किया है, उसका नाम है विंसेंट डी गॉर्डने, एक फ्रेंच इकोनॉमिक्स से 1975 में। और जिस वर्ड से ये उभर के आया है उसका नाम है ब्यूरोमानिया। तो ब्यूरोमानिया का मतलब होता है ब्यूरो या डेस्क, या आप बोल सकते हैं साधारण रूप से कमरा। तो ब्यूरोक्रेसी आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, तो जो लोग नए हैं थोड़ा दोबारा से उनके लिए एक बैकग्राउंड बना देता हूँ। देखो, जब ये शासन प्रक्रिया जो शुरू हुई, जैसे हमारे पास आज डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो ये हमने आज़ादी के बाद अपनाया। अब बात करो कि आज से हजारों साल पहले जब लोगों ने इकट्ठा रहना स्टार्ट, या 10, 15, 20 हजार लोग इकट्ठा रहने लगे, तो वहाँ पे एक, वहाँ का उनका लीडर बन गया, या उनका राजा बन गया, या वो वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप बन गया, या उन सब कुछ चीज़ों को गवर्न करने लगा, सभी लोगों को मैनेज करने लगा। तो तब ये सारी इन सिस्टम पे क्रिटिसिज्म होने लगा कि कहीं न कहीं इन चीज़ों में अगर आप राजा की प्रथा बनो या डिक्टेटरशिप बनो, तो कहीं न कहीं इन लोगों की, जो जिन लोगों को सेवा जिस प्रकार की मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से उनको मौके मिलने चाहिए शासन करने को, नहीं मिलते थे। हर प्रकार से क्रिटिसिज्म होने लगा। जैसे कि आज अगर कंपेयर करें, तो आज अपने लोगों द्वारा लोगों को ही आगे चुन के भेजा जा रहा है, उनके लिए काम करते हैं। तो ये बोलते, और लोगों को मौका मिलता है शासन करने का। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था।
पहले के टाइम से हज़ारों साल से या पुश्तियों से वही लोग शासन कर रहे थे, जो शासन में थे। तो लोगों को ना ही उनकी सुनाई होती थी, जो मेन ग्राउंड लेवल पे लोग होते हैं, ना ही उनको शासन करने का मौका दिया जाता था। तो उससे क्या हुआ कि एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी जहाँ पे लोगों के साथ इम्पार्शियलिटी ना हो, लोगों के साथ भेदभाव ना हो, लोगों को मौका मिले शासन करने का। तो ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट था, इस प्रकार का एक आइडिया था कि इस प्रकार से शासन करेंगे तो ये शासन सबके लिए बेहतर होगा। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। कहने का अर्थ है कि जिसमें एक सिस्टम क्रिएट हो, जिसमें एक लॉज़ हो, रूल हो, रेगुलेशन हो, प्रिंसिपल्स हो। तो अब हम इसके लिटिल मीनिंग की ओर जाते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर क्या बोलता है, वो तो ब्यूरोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इस प्रकार का प्रशासन जिसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जिसमें होंगे पहला एक्सपर्ट्स होंगे, वही लोग होंगे जो जिस काम को करने में सक्षम होंगे, जो उस काम करने में स्पेशलाइज्ड होंगे। तो उससे क्या होगा कि इम्पार्शियलिटी बनेगी। इम्पार्शियलिटी मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, इक्वालिटी होगी। ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसने बोला है। और उसके बाद जो थर्ड लेवल पे बोल रहा है, एब्सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है? ह्यूमैनिटी का मतलब है अगर आप एक्सपर्ट हैं, इम्पार्शियलिटी करना चाहते हैं, तो ह्यूमैनिटी मतलब जब आप ह्यूमन ह्यूमन का रिलेशनशिप बन जाता है, तो उससे क्या होता है कि आप फेवरेटिज्म करोगे, नेपोटिज्म करोगे। तो आपने इस इमोशन वाला इस सिस्टम को अलग रखना है। आपने ह्यूमैनिटी का मतलब यही है कि आपने जो फेवरेटिज्म है और नेपोटिज्म को दूर करना है। अगर आप फेवरेटिज्म करते हो, नेपोटिज्म करते हो, कोई इक्वालिटी नहीं रखते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो उससे क्या हुआ? भेदभाव हुआ। लोगों को उस प्रकार की सर्विस जो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलनी चाहिए। वहाँ पे कहीं न कहीं आलोचना होनी। तो कहने का अर्थ है इस प्रकार का सिस्टम, इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म को दूर किया जाता है, जहाँ पे इम्पार्शियलिटी नहीं होती, समान सबको अवसर मिलते हैं और जहाँ पे एक्सपर्ट लोग जो काम करना जानते हो, जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो दैट वी कॉल एज़ ए ब्यूरोक्रेसी, या बोल सकते हैं नौकरशाही, जो एक फॉर्मल वे पे काम करता है, एक प्रिंसिपल पे काम करता है, जो एक रूल रेगुलेशन पे काम करता है, सो दैट वी कॉल एज़ ए ब्यूरोक्रेसी। तो मैक्स वेबर ने सबसे ज़्यादा काम किया, तो मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी जो नाम दिया, उस ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने कहा कि ये सबसे शासन करने का सबसे बड़ा आइडियल टाइप है। मतलब इससे बढ़िया, इससे अच्छा सिस्टम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि राजा अपने तरीके से करता है और डिक्टेटर अपने तरीके से करता है, बहुत से प्रकार के शासन करने के स्टाइल हैं, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया है कि ब्यूरोक्रेसी, जो कि उसने आइडियल नाम दिया। इसने अपनी एक बुक लिखी जिसमें इसने कहा कि ये आइडियल टाइप है, जिस बुक का नाम द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन 1927 में आई थी बुक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब यहाँ से आप थोड़ा ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको और समझोगे कि टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है। देखो, एक ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी या ट्रेडिशनल अथॉरिटी इसने बताई थी ब्यूरोक्रेसी की मैक्स वेबर ने। बोलता है जो अथॉरिटी करने के जो पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब आपने देखा होगा कि कई सालों से, कई पुश्तों से कि एक ही परिवार के लोग शासन कर रहे हैं। जैसे कि एक राजा था, उसने शासन किया, फिर वो मर गया, उसका बेटा आया, फिर उसके बाद उसका बेटा आया, उसका बेटा आया। तो इस प्रकार चाहे उनके पास वो कॉम्पिटेंट हो, चाहे उनके पास वो पावर या उसके पास उनके पास वो दिमाग या स्किल हो ना हो, लेकिन वो क्या बनेंगे, वो पीढ़ी से पीढ़ी वो जो राज करने का जो अ, अवसर है वो उनको ही मिलता रहेगा। तो इस प्रकार का सिस्टम को बोलेंगे ट्रेडिशनल अथॉरिटी। और इस सिस्टम का बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि उनके लिए वो काम करे जो इनको काम करना नहीं आता, या जिसको काम करना आता है उसको मौका नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार का सिस्टम को बोलते हैं ट्रेडिशनल, जिसमें बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई। उसके बाद नेक्स्ट आ गई क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। क्रिस्मेटिक मतलब जो कृष्माई, कोई ऐसा चमत्कारी हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पावरफुल हो, जिसको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करने का पावर हो। तो इस प्रकार का जो सोसाइटी में कोई इंसान आ जाता है और वो जब किसी पर रूल करना शुरू कर देता है, किसी पर राज करना शुरू कर देता है, तो इस प्रकार के लीडर को बोलेंगे हम क्रिस्मेटिक लीडर। कहने का अर्थ है कि जैसे कि बहुत सारे हमारे लीडर ऐसे अचानक आ जाते हैं जिनके बारे में पहले कोई जानता नहीं है, लेकिन उनके पास वो कॉम्पिटेंस होता है, वो पावर होती है, उनके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो उनके पास वो उस प्रकार का पर्सनैलिटी होती है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। लोगों के बीच में उभर के आ जाते हैं, लोग उन्हें मानना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार को राज करने का तरीका बोलेंगे क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। फिर लेकिन इसके भी बहुत सारी आलोचना हुई कि जिसमें अगर कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें पावर है, जो अचानक कोई उभर के आ जाता है, तो वो भी अपने हिसाब से राज नहीं कर सकता है।
वो अगर जिसके पास पावर है तो फिर जिसके पास वो अगर सक्षम है हर चीज़ से, दिमाग भी ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे लोगों का गलत तरीके से यूटिलाइज़ करे या अपने तरीके से यूटिलाइज़ करे। तो इस पे की भी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। उसके बाद लास्ट और लीगल रेशनल अथॉरिटी का जो सिस्टम दिया जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। लीगल रेशनल अथॉरिटी मतलब ब्यूरोक्रेसी, ठीक है? तो लीगल रेशनल का मतलब होता है जब कानूनी तौर पर, जैसा हमारा संविधान के तौर पर अब आज हमारा प्रेसिडेंट चुना गया है, उसमें संविधान में लिखा हो गया है कि उसको कैसे चुनना है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उसको कैसे चुनना है, स्टेट के अंदर जो सीएम है उनके साथ जो मिनिस्टर उसको कैसे चुनना है। तो इस प्रकार के अथॉरिटी के डिवीजन को, पावर के डिवीजन को, जब ये ऐसे सिस्टम को जो लीगल या रैशनल या विवेकपूर्ण जो क्रिएट किया जाता है तो उसको बोलते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी, और इसको को रिलेट किया जाता है ब्यूरोक्रेसी। तो और इसको ही सही से माना जाता है कि ये सही प्रकार का एक एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकता है, लोगों को सही प्रकार की नीड्स उनकी पूरी कर सकता है, आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो ये 3 प्रकार की जो मैक्स वेबर ने टाइप्स की ब्यूरोक्रेसी क्या है या अथॉरिटी क्या है, तो अथॉरिटी सबसे पहले ट्रेडिशनल आया था। ट्रेडिशनल की बहुत सारी आलोचना हुई, इसके बहुत सारी कमियां, क्रिस्टमैटिक भी की बहुत सारी आलोचना हुई है, बहुत सारी कमियां। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सही से चलने वाला है या जो सभी लोगों से इक्वालिटी से देखे, जो रूल रेगुलेशन से चलते हैं, उसको बोलते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ब्यूरोक्रेसी। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक से पता जाने लगाएंगे या लग जाएगा हमें कि ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग क्या है, या एक्चुअली में इसका अर्थ क्या है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को इतने आसानी से समझना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके अलग अलग फीचर से, टाइप से, या करेक्टरिस्टिक्स है, या इसके इंपॉर्टेंस हमें पता चलते जाता है कि हाँ एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे मैंने कि बोला कि ब्यूरोक्रेसी में सबसे पहले या लीगल रैशनल अथॉरिटी में क्या होगा, सबसे पहले हायरार्की होगी, पदानुक्रम होगा। आपने देखा होगा कि जो आज के सिस्टम हमारे पास है, हमारे पास ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो क्रिएट है या गवर्नेंस सिस्टम क्रिएट है, साधारण भाषा में बोले तो इसमें हायरार्की है। हायरार्की मतलब पदानुक्रम। सबसे पहले प्रेसिडेंट अथॉरिटी में देखा जाए तो, फिर उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके साथ मिनिस्टर होगा, फिर स्टेट लेवल पे सीएम होगा, फिर सीएम के साथ दूसरा मिनिस्टर होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी होगा, फिर लोकल गवर्नमेंट पे देखो गवर्नेंस को हमने डिवाइड किया। तो कहने का अर्थ है कि हायरार्की एक क्रिएट होती है ब्यूरोक्रेसी में, लीगल रैशनल अथॉरिटी में। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड। देखो जब आप हायरार्की बनाए तो यूनिटी ऑफ कमांड होगी, मतलब एक आदेश में एकता होगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एक है तो एक ही है, तो एक ही इंसान के थ्रू जो मैसेज आएगा, कमांड आएगी। लेकिन अगर 10 प्राइम मिनिस्टर बना दिए तो किसकी सुनेंगे? तो इसका मतलब है जब हायरार्की बनाते हो तो उस पदानुक्रम बनाते हो, किसी को कुछ पावर देते हो तो उसके आदेश देने की भी उसमें एक एकता होती है, उसकी एक अथॉरिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है रेशनलिटी। रेशनलिटी विवेक पूर्ण का या का मतलब है कि कोई भी जब काम होता है या कोई पावर को एग्जीक्यूट किया जाता है, कोई स्कीम स्टार्ट की जाती है, तो उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई रीजन होता है, सोच समझ के उसको चलाया जाता है। तो इस प्रकार का सिस्टम होता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, एक रैशनलिटी होती है। उसके बाद होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये सारे इसके प्रिंसिपल्स भी हैं ब्यूरोक्रेसी का, आपने याद रखना, अपने पिछले सेमेस्टर में पिछले ईयर में पढ़ा भी होंगे। स्पैन ऑफ कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी में ये डिफाइन होता है कि कितने लोग एक इंसान के अंदर काम करेंगे, और इसका नियंत्रण कितना होना चाहिए। इसका हालांकि कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन एक जनरल फार्मूला बनाया है कि हाँ ब्यूरोक्रेसी में डिफाइन ऐसे नहीं कि आपके अंदर 1000 लोग डाल दिए और आप उनको संभाल नहीं पाए, उनको मैनेज नहीं कर पाए। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल को ध्यान में रखा जाता है ब्यूरोक्रेसी में। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। हाँ, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, लीगल रेशनिटी की बात करें, तो उन्हीं लोगों को एक्सपर्ट को डाला जाता है जो जिसके लिए काम उसके लिए बने हैं या वो उसको उस काम को जानते हैं। देखो अब स्पेशलाइजेशन की बात करें, जब आप कोई पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए, डॉक्टर की, इंजीनियर की, टीचर की, तो वो पहले उसका टेस्ट लिया जाता है। तो टेस्ट लेने के बाद उसको सिस्टम के अंदर लाया जाता है। तो इस प्रकार के रैशनल तरीका है एक। तो अगर आप ऐसा सिस्टम को यूज नहीं करते, अगर राजा महाराजों के टाइम हाँ जी किसी को भी अंदर ले आओ, चाहे वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, चाहे उस काम का एक्सपर्ट है कि नहीं है, स्पेशलाइज है कि नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी मतलब स्पेशलाइजेशन पे ध्यान। उसके बाद फिक्स सैलरी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्यूरोक्रेसी या एक सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे जिन लोगों को आप हायर कर रहे हो उनको उस प्रकार का वेतन देना पड़ेगा जितना कि उनके लिए बनता है, जितना उनको जरूरी है उनके काम के हिसाब से। तो जब तक हम इसको फिक्स नहीं करते हैं तो तब तक वो लोग जो लोग काम करने वाले वो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, वो अपना काम उस प्रकार से नहीं करेंगे जिस प्रकार से करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको वो प्रकार की जो रेम्यूनरेशन वैसा देना पड़ेगा जैसे जॉब होती है, जैसा काम होता है। उसके बाद फिक्स टेन्योर। देखो हर हमारे अभी जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है, जो सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, तो हर लेवल पे हर इंसान का हर पोस्ट पे उसका टेन्योर फिक्स है। जैसे कि जनरल रिटायरमेंट का जो एज है 60 है, स्टेट में कहीं 58 है,
एचपी में, और हर सरकार का 5 साल का काम कार्य वर्ष होता है या हर पोस्ट का एक टेन्योर फिक्स होता है, तो हमेशा डिफाइन होता है। ऐसा नहीं कि वो एक बार लग गया तो 10 साल, 50 साल या मरने तक काम करता रहे। तो हर चीज़ एक डिफाइंड है, तो ये करैक्टरिस्टिक्स है किसकी? ब्यूरोक्रेसी के। उसके बाद स्पेसिफिक प्लेस फॉर वर्क। तो हर इंसान का आपने देखो कि आपने देखो कि लेजिस्लेचर, चाहे स्टेट की बात हो या सेंटर की बात हो, पार्लियामेंट, जहाँ पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ जाके जो सरकार बना के जो वहाँ जाते हैं, वो विभिन्न प्रकार के रूल रेगुलेशन पास करने के लिए एक स्पेशल प्लेस बनाया गया। स्टेट का अलग है, ग्राउंड लेवल पे अलग है। तो क्या टीचर्स के लिए पढ़ने के लिए अलग जगह होती है, डॉक्टर के अलग। तो कहने का अर्थ है ब्यूरोक्रेसी में एक स्पेस डिफाइन की होती है, हाँ, कि यहाँ ये काम इस जगह पे होगा। उसके बाद डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है जब किसी भी चीज़ को करवाना है या करना है। जब तक अनुशासन नहीं होगा तो कोई काम नहीं हो सकता। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि एक ही इंसान एक ही को कमांड देगा या एक ही इंसान बताएगा कि आपने क्या करना है। जैसे कि आपकी क्लास में अगर 2 टीचर होंगे तो अपने-अपने हिसाब से बताएँगे। एक बोलेगा आपने ये पढ़ना है, दूसरा बोलेगा ये पढ़ना है। लेकिन हाँ, उसमें भी अगर आपने 2 टीचर हैं और एक-एक यूनिट उसने डिवाइड कर दिया तो वो अपने हिसाब, तो कहने का अर्थ है कि एक के ऊपर एक इंसान होना चाहिए। ये सारी करैक्टरिस्टिक्स जो है ब्यूरोक्रेसी की, जिसको रैशनल लीगल अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। तो इनके आधार पे आपने समझ लिया होगा कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, मतलब कुछ प्रिंसिपल है या कुछ ऐसे सिद्धांत है या ऐसे रूल रेगुलेशन है जिसके आधार पे सिस्टम एक क्रिएट किया जाता है जो लोगों के लिए काम करता है और वो इक्वली काम करता है बिना किसी फेवरेटिज्म के, नेपोटिज्म के। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, इसी के साथ ये पूरा यूनिट खत्म हो चुका है और इसी यूनिट के साथ ये चौथा यूनिट था, पूरा आपका पेपर जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो खत्म हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में हमारे ई टीचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ अपने प्रेस करना बेल आइकन को, ताकि आपको नई-नई वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। तो हम साथ में इसके और भी वीडियोज़ जो हैं और भी पेपर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो अपडेट करते रहेंगे और हमारे चैनल के साथ में जुड़ते रहना है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने वातावरण को साफ रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।